आज हम आप लोगों को पैथोलॉजी के पहले क्लास में ब्लड कलेक्शन के विषय में लेक्चर चलेगा। कैसे हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पैथोलॉजी का मूल सार जो है कलेक्शन है। अगर आप कलेक्शन ही नहीं कर पाए तो कोई भी जांच और टेस्ट आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कलेक्शन हमारा बेसिक है और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या असुविधाएं होती हैं कलेक्शन में, कलेक्शन हम कैसे करेंगे अच्छे से, और क्या क्या उससे संबंधित भ्रांतियां हैं, इन सारे विषयों पे हम लोग क्रमवार डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्लड जब कलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्लड कलेक्शन कई सारे मेथड से हो सकते हैं। प्रिक मेथड है, वेन मेथड है, किसी को चोट पहुंचा करके इंजर्ड करके भी हम कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर वे में जो कलेक्शन का मोड होता है वह वेन पंक्चर ही है। वेन पंक्चर के लिए हम सबसे पहले 4 आर्म पे एंटीट्यूवाइटल वेन से ही ब्लड को प्रीफर करते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों करते हैं। ब्लड हम किस कहीं से भी निकाल सकते हैं, सारी आपकी जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी वेन्स हैं, उनसे भी निकाल सकते हैं। फीमोरल है ना, लेकिन हम इस एंटीट्यूवाइटल वेन से ब्लड इसलिए निकालते हैं कि यह मसल्स से रिलेटेड होता है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, पकड़ इनकी बड़ी अच्छी होती है, यानी ये एक दूसरे स्थान से बहुत इनमें मोबाइल की गतिविधि नहीं है। वेन इस वेन में अस्थाई है, इसलिए हम जब नीडल को प्रिक करते हैं तो हमारी वेन इधर उधर को नहीं होता है, इसीलिए हम इस वेन को प्रीफर करते हैं। सबसे पहले हम टर्निकेट को बांधेंगे और टर्निकेट बांधने के बाद वेन की सप्लाई हमारी रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है जहाँ है, तो इससे एक वेन के ऊपर प्रेशर बनता है और वेन हमारी फूल जाती है। ठीक है, जब फूल जाता है तो हमको वो प्रॉपर वे में प्रोमिनेंट दिखने लगता है, या हम पल्पेट जब करते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारी वेन यहीं पे है। मान लीजिए अगर वेन प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है तो फिर कैसे करेंगे। तो टर्निकेट बंधा हुआ है, हाथ को 1-2 बार आप ऐसे चला देंगे तो उभार आ जाता है वेन में। और उससे भी अगर नहीं होता है तो हालांकि अनुभव का चीज़ है, कभी कभी हमारी वेन्स बहुत डीप होती है मसल में, तो हमें अंदाज नहीं मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस अंगूठे की सहायता से, ये अपने सेंटर में ही वेन का स्थान होता है, इसको जब हम ऐसे ऐसे दबाएंगे और छोड़ेंगे तो जहाँ वेन होगा वहाँ से हमको एक बैक प्रेशर दिखाई देगा। जहाँ ये वेन हमारा होगा वहाँ से हमको एक बैक प्रेशर, जैसे हम दबाए और छोड़े तो हमको थोड़ा सा प्रेशर से अंगूठा मेरा ऊपर आएगा, तो इसका मतलब वेन हमारा उस जगह पे ही है, वैसे तो डीप में है। हालांकि अनुभव का चीज़ है, जब आप करेंगे तो आपको अनुभव आ जाएगा, ये थियरी बेस्ड, इसको आप मत साथ दिएगा। अब उस जगह पे हम एक मार्क बना लेते हैं कि हमारी वेन इस रास्ते से ही गुजर रही है, तो फिर हम अपने नीडल को लेते हैं, सिरिंज के नीडल होल्डर में अपने नीडल को फिट कर लेते हैं, और चूँकि नीडल स्टरलाइज होता है इसलिए उस पर बहुत हाथ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना हाथ साफ कर लिए होंगे, नीडल होल्डर में आपने नीडल को लगा लिया, लगाने के बाद कैप को रिमूव किया नीडल के, और रिमूव करने के बाद 35 से 45 डिग्री के एंगल पर हम नीडल को वेन में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जब जैसे हमारी नीडल वेन में गया तो नीडल के जंक्शन पे, नीडल और होल्डर के जंक्शन पे ब्लड हमारा आके दिखने लगता है। तो जब दिखने लगता है तो हमको यह समझ में आ गया कि हमारा नीडल जो है प्रॉपर वेन में इंसर्ट हो गया है, चला गया है, प्रिक हो गया, चला गया है। ठीक है, अब हम इस हाथ को फ्री कर लेते हैं और नीडल के पार्ट को, सिरिंज के पार्ट को दबा लेते हैं और ये हाथ हमारा फ्री हो गया। फिर इससे हम जो है पीछे
पिस्टन को खींच लेते हैं और जितने ब्लड की हमें आवश्यकता है उतना ही ब्लड हम ड्रा कर लेते हैं। पुनः हम कॉटन स्वैब को लेकर के और अपने वेन पे और नीडल के जंक्शन पे रख देते हैं और फ्री हैंड से हम पहले टर्निकेट को खोल लेते हैं और टर्निकेट को खोलने के बाद, रिमूव करने के बाद, तब हम नीडल को वेन से प्रॉपर वे में बाहर करते हैं। इससे बेनिफिट से होता है, हम चाहें तो नीडल को वेन से निकाल करके भी टर्निकेट को खोल सकते हैं, लेकिन असुविधा क्या होगा वहाँ कि चूँकि वेन में प्रेशर है ब्लड का और जैसे हमारा नीडल वेन से बाहर होगा तो ब्लड जो है बाहर आने लगेगा और मरीज ब्लीड करेगा। हो सकता है स्किन हमारी पैक हो गया और वेन पंक्चर है तो उसमें ब्लड कुछ हमारी स्किन के पार्ट में रुक जाते हैं, जिससे आपको एक काला धब्बा दिखाई देने लगता है, सूजन हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि वेन की ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग, और स्किन हमारा पैक हो गया है तो बाहर नहीं आ पाया है, इसलिए वो इंटरनल ब्लीडिंग के चलते सूजन हो गया है। उससे घबराना आपको नहीं है। या तो बर्फ की शिकायत कर दीजिए या आगे अगर बहुत ज़्यादा काला वाला हो तो थ्रोम्बोफोब की क्रीम आता है, हालांकि उससे कुछ होता नहीं है, वो अपने आप सब डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड कलेक्शन का एक विधा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम? फ्लेबोटॉमी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यही प्रॉपर एथेंटिक और तर्क सिद्ध ब्लड कलेक्शन मेथड है, इसलिए इस पे आप पूरा का पूरा फोकस करें। अगर कोई आपको इसमें असुविधा है या नहीं समझ में आ पाया है तो आप मुझसे पुनः क्लास को चेक कर सकते हैं। कोई असुविधा हुई है आपको समझने में? क्या नहीं हुआ? अच्छा, अब जैसे हम ब्लड कलेक्ट कर ले, यहाँ तक तो कलेक्शन हो गया, अब इसको रखेंगे कैसे? जैसा कि पहले के लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं कि ब्लड कलेक्शन में हमें कई सारे टेस्ट लगाने के लिए सैंपल को कई सारे एंटीकोगुलेंट्स में रखने होते हैं। बेसिकली जो हमारा पैथोलॉजी में मस्टली यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट है उसको हम EDTA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटोन, इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, इसमें हम ब्लड को ले लेते हैं और चूँकि आजकल प्रिपेयर्ड वाइल्स आ रही हैं इसलिए आपको बहुत उसमें टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग पाउडर फॉर्म में EDTA लेते थे तो ट्यूब में उसको डालते थे, उसका मानक था। फिर उसको लिक्विड बेस्ड में भी आता था तो उसको हम लोग डाल लेके और पका लेते थे तो वाटर जो है उसका वेपोराइज हो जाता था और EDTA ट्यूब में मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बना बनाया ट्यूब आ रहा है EDTA ट्यूब के नाम से। आप उसमें ब्लड को जितना आवश्यकता है, हमको लगता है हेमेटोलॉजी में 1 ml ब्लड सफिशिएंट है। हेमेटोलॉजी का कोई भी टेस्ट, जैसे आपको ब्लड ग्रुप करना हो, HB करना हो, TLC है, TLC है, ESR है, और जो है आपका HbA1c है, जो भी टेस्ट हैं 1 से सवा से 1.5 ml ब्लड अगर आप EDTA ट्यूब में ले लेते हैं तो आपके सारे के सारे हेमेटोलॉजी के टेस्ट डन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला कलेक्शन निकलने, ब्लड जैसे आपने निकाला इसको विलंब नहीं करना है। ये नहीं कि ब्लड निकाल दिया और 10 मिनट बाद और 15 मिनट बाद आपने EDTA ट्यूब में डाला, ऐसा नहीं करना है। जैसे निकाला देन एंड देयर जितना जल्दी हो सके उसको हमको EDTA में डाल देना है और उसको प्रॉपर वे में मिक्सिंग करना है। प्रॉपर वे, जेंटल प्रोसीजर है मिक्सिंग का। ऐसे आप पता चले उसको ऐसे कर देंगे बहुत तेज तो भी RBC हमारी क्या होंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है ना, टेस्ट की रीडिंग हमारे फ्लक्चुएट कर जाएगा। इसलिए जेंटल प्रोसीजर से हमें धीरे धीरे उसको मिलाना है। मन करे तो रॉक एंड थ्रो से भी मिला सकते हैं, मन करे तो उसको घुमा के भी मिला सकते हैं, राउंड भी मिला सकते हैं। प्रोसीजर है लेकिन जेंटल वे होना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत फास्ट एक्शन भी आपका मिलाते समय, मिक्सिंग करते समय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने पहले ब्लड कहाँ सेपरेट किया? EDTA पार्ट में।
इसलिए कि वह क्लाट हो जाएगा, उसको हम अगर रोक करेंगे तो क्लाट हो जाएगा। फिर हम अगर सीरम की हमको रिक्वायरमेंट है तो फिर हम प्लेन ट्यूब, जिसमें कुछ अभी क्लाट एक्टिवेटर्स भी लोग केमिकल्स मिला के आ रहे हैं कि जल्दी क्लाट हो जाएगा, वैसे प्लेन ट्यूब में ही हम और भी ब्लड को रख देंगे जहाँ हमको सीरम की आवश्यकता है। तो पहले हम कलेक्शन किए, फिर उसको प्रॉपर वे में हैंडलिंग किए। प्रॉपर वे में क्या किए? हैंडलिंग किए, जिससे कि जो टेस्ट लगाने हैं उस तरह के सैंपल हमको रिसीव हो जाएं और सेव हो जाएं। ये है हमारा कलेक्शन का मेथड। ठीक है, कोई असुविधा है आपको? नहीं है ना? कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई न समझ में आया हो? आ गया? चलिए ठीक है।